নমস্কার। কেমন আছেন দর্শক বন্ধুরা? আশা করছি সকলে ভালোই আছেন। আর ভালো তো আপনাদের থাকতেই হবে এবং সুস্থও থাকতে হবে পাশাপাশি। আপনারা জানেন শনিবার ঠিক দুপুর ২টো মানে কিন্তু এক্সপ্রেস নিউজের পর্দায় হেলথ এক্সপ্রেস একদম এক্সক্লুসিভ। আমাদের এই অনুষ্ঠানে আমরা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। আর এই হেলথ এক্সপ্রেস পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে আমি বিনোদ এবং আজকে আমাদের এখানে যে অতিথি হিসাবে নিয়ে এসেছেন আজ আমাদের হেলথ এক্সপ্রেসে তিনি হলেন এক স্বনামধন্য ডাক্তার ডক্টর উপেন্দ্র কুমার শাহ। আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত এক্সপ্রেস নিউজের পর্দায়। धन्यवाद। नमस्कार। তো আমরা সরাসরি আজকে অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্বে চলে যাব। ডাক্তারবাবুকে আমরা প্রথম জিজ্ঞাসা করব একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে হোয়েন ওয়ান শুড কনসিডার কনসাল্টিং এ নিউরোলজিস্ট ইন जनरल। तो कब न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, हाँ। एक सबसे इम्पोर्टेंट Important। सवाल है। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिस कंडीशन में कि आदमी को सोचना चाहिए कि मुझे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। तो सबसे पहले इसमें मैं सोचता हूँ कि इसमें सिर का दर्द, हेडेक हाँ। सबसे पहले आता है। चक्कर का आना, बार बार बेहोश हो जाना, खिंचनी आना, मिर्गी हो जाना, या फिर चक्कर खा के गिर जाना, ऐसे बिना किसी कारण के भी अपने आप से बेहोश हो जाना। फिर आगे आता है कि हाथ पैरों में सुन्नपन हो जाना या फिर मिर्ची लगने जैसा जलन होने लग जाना। अच्छा। हाथ पैरों में कमजोरी, वो हो सकता है कि पूरे शरीर में कमजोरी हो या फिर एक साइड के हाथ या पैर में कमजोरी होने लग जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही हाथ या एक ही पैर में कमजोरी होने लग गया है। सो इन सब कंडीशंस में न्यूरोलॉजिस्ट को कंसीडर करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जैसे कि आपका भूल जाना, भूलने की समस्या, जो कि जनरली याददाश्त ओल्ड एज में मिलती है, जो कि समय से पहले होने लग जाती है। और चलने में लड़खड़ाहट, आवाज़ का साफ नहीं आना, पलकों का गिर जाना, कभी कभी दो दो दिखता है, कभी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं देख पाते हैं। अच्छा। या फिर फेस का टेढ़ापन हो जाना। हाँ। ये सारे कंडीशंस में न्यूरोलॉजिस्ट को कंसीडर करना चाहिए। আচ্ছা, ডাক্তারবাবু খুব সুন্দরভাবে বললেন যে কেন আর কি নিউরোলজিস্টকে আমাদের কনসাল্ট করা উচিত, ঠিক কোন কোন রোগের কারণে বা কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের নিউরোলজিস্টের সাথে আমাদের কনসাল্ট করা উচিত। ডাক্তারবাবু আমার সেকেন্ড কোশ্চেন যে হোয়াই দেয়ার ইজ হেডেক এন্ড হোয়াট ক্যান বি ইট। तो हेडेक एक्चुअली एक बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है। हाँ। हेडेक बहुत सारे कारणों से होता है। इसमें इसको सब सिंपलिसिटी के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि एक एक्यूट हेडेक जो कि अभी 2-3 हफ्ते के अंदर में होता है, और एक क्रोनिक हेडेक होता है जो कि सालों साल रहता है, मरीज को होता रहता है, कभी इग्नोर करते हैं, कभी ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक होता है, नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर देखें कि एक्यूट हेडेक जो कि अभी कुछ रिसेंटली ही शुरू हुआ है, तो उसमें हम सोचते हैं कि कई सारी चीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से सिर में दर्द होने लग जाता है। इसमें एक्यूट हेडेक में जनरली क्या होता है कि कोई इन्फेक्शन हो या फिर सिर में चोट लग जाए या फिर कुछ ग्रोथ अगर ब्रेन में हो रहा है, या फिर कोई प्रेशर बिल्डअप होने लग गया किसी भी कारण की वजह से। कभी कभी स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्लीडिंग वगैरह होती रहती है और धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लग जाता है। इस तरीके से इसमें सिर में प्रेशर बढ़ने से या कुछ ग्रोथ होने से या फिर इन्फेक्शन होने से सिर में दर्द होने लग जाता है। कई बार सिंपली शरीर में कहीं और पे भी इन्फेक्शन हो, तो उसमें भी बुखार वगैरह आने के साथ साथ में सिर में दर्द होता है। तो ये जनरली होता है एक्यूट हेडेक। जो न्यूरोलॉजिकल ज़्यादा कंसर्न की बात होती है, जिसमें लोग ओपीडी में दिखाना पसंद करते हैं, क्रोनिक हेडेक होता है। क्रोनिक हेडेक मतलब कि सालों से हो, महीनों से, सालों से, कभी आता है कभी चला जाता है, फिर ट्रीटमेंट होता है, इस तरीके से चलता रहता है। और इसमें मेनली दो तरह के होते हैं, एक तो टेंशन हेडेक होता है और दूसरा होता है माइग्रेन। माइग्रेन एक ऐसा है जिसमें कि आदमी को बहुत लंबे समय से परेशान करता रहता है। इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिससे हमको समझ में आता है कि ये माइग्रेन हो सकता है। इसमें सबसे पहली चीज़ होती है कि एपिसोडिक, बीच बीच में होना। एक दिन आया 4 दिन ठीक रहा, 4 दिन आया 2-4 दिन ठीक रहा,
और समय के साथ ये फ्लक्चुएट करता रहता है। समय के साथ जैसे कि 1-2 महीने ज़्यादा रहा फिर थोड़ा कम हुआ। सो ये माइग्रेन के कैरेक्टर होते हैं। साथ में इसमें और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लाइट से इरिटेशन। लाइट से आपको इरिटेशन होने लग जाएगा, जब सिर में दर्द करेगा तो आदमी का ऐसा है, इरिटेशन होने लग जाएगा। साउंड से बिल्कुल उसे पसंद नहीं आएगा। और इसके बाद वो चुपचाप लाइट वाइट बंद करके चुपचाप सोना पसंद करेगा। सोने से थोड़ा सा पेन रिलीफ होता है। कभी कभी उल्टी होती है, बार बार उल्टी, या फिर ज़्यादातर क्या होता है कि उल्टी होने के सेंसेशन होते हैं। उल्टी होती कम है लेकिन सेंसेशन उनको लगता रहता है। और इसमें कभी सिर में इस तरफ दर्द होता है, कभी इस तरफ होता है। आदमी कंफ्यूज रहता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी कभी बहुत तेजी से दर्द होता है। सो कई बार तो ऐसा भी होता है कि सिर दर्द होते होते उसे लगता है कि मतलब बहुत सीवियर होने लग जाए और उसे भर्ती करना पड़ता है, तब जाके उसका रिलीफ होता है। इसको स्टेटस माइग्रेनियस बोलते हैं। सो ये माइग्रेन एक मेजर पार्ट है। दूसरा आपका टेंशन हेडेक होता है। टेंशन हेडेक में फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, या फिर बहुत लंबा जर्नी, या फिर बहुत समय तक टीवी स्क्रीन या फिर किसी कंप्यूटर स्क्रीन, लोग ज़्यादातर मोबाइल को यूज़ करते हैं। तो इन सब कंडीशंस में आइज़ पे स्ट्रेन होता है। आइज़ पे स्ट्रेन होते होते ब्रेन पे स्ट्रेन होने लग जाता है। नींद प्रॉपर नहीं आती है और फिर धीरे धीरे टेंशन बिल्डअप होता है। सो इसमें इसको टेंशन हेडेक बोलते हैं। और फिर ज़्यादा देर तक ये सब करने से ये फिर तकलीफ ज़्यादा करता है। सो অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু খুব সুন্দরভাবে বললেন আমাদেরকে যে এই যে হেডেক, তিনি বললেন যে দুটি ভাগে মূলত যে হেডেক থাকে, সেই হেডেকটার নিয়ে আপনি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা দিলেন আমাদেরকে। আপনার কাছে আরেকটা প্রশ্ন আমার, যে ডু আই অলওয়েজ নিড টু গেট সিটি হেড और एमआरआई हेड इन केस ऑफ हेडेक? हेडेक में एक्चुअली हम लोग प्रैक्टिस में हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं कि लोग आते हैं, हेडेक कभी भी होता है तो बोलते हैं आप सीटी स्कैन करा लीजिए या एमआरआई स्कैन करा लीजिए, देखते हैं कि कुछ है तो नहीं ब्रेन में। हर टाइम जरूरी होता है? तो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं यही कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग ऐसे परेशान होते हैं कि नहीं आप सीटी स्कैन करा ही लीजिए, बट ऐसा जरूरी नहीं होता है। सीटी स्कैन या किसी इमेजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले हम लोग बैठ के डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, ये किस तरह की बीमारी हो सकती है, और उसको मेडिकेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद भी अगर नहीं रिलीफ करता है या फिर जो हेडेक का जो पैटर्न होता है अगर उसमें चेंजेस होते हैं तो फिर आपको सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन कराने की जरूरत पड़ती है। ये मोस्टली आपका क्रोनिक हेडेक में ऐसा होता है जो कि लंबे समय से ऐसे हो रहे हैं, जैसे टेंशन, माइग्रेन, इस तरह के, और कई भी इस तरह के हेडेक होते हैं। सो जिसमें कि आपको किसी इन्वेस्टिगेशन की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट उसके अपोजिट जो एक्यूट हेडेक होते हैं, जो कि अभी कुछ दिनों से अगर होते हैं, अभी अगर नया ऑनसेट है, तो फिर इस कंडीशन में आपको थोड़ा इन्वेस्टिगेट करने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। ज़्यादा हम लोग रैपिडली करते हैं, बट उसमें भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सीटी या एमआरआई या कुछ ऐसा इमेजिंग करना ही चाहिए। আচ্ছা, খুব সুন্দরভাবে বললেন যে সিটি হেড বা এমআরআই হেড কিন্তু সবসময় কিন্তু এটা কিন্তু দরকার পড়ে না, কারণ প্রথমে ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করে নিতে হবে যে ঠিক কেন এটা ঘটছে। তারপর ডাক্তার যদি বলেন তারপর আমরা মানে সিটি স্ক্যান বা এমআরআই হেড করতে পারি। ডাক্তারবাবু, আপনার কাছে আরো একটা প্রশ্ন রয়েছে যে whenever there is a headache, always a person thinks and become frightened. If I am having a brain tumor, how much do I need to worry in this regard? तो हेडेक एक्चुअली ये बहुत कॉमन है कि किसी को अगर हेडेक हो रहा है तो वो पहले ही उसके दिमाग में आता है कि उसको कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया। हाँ, ये तो डर और लगता है। इसीलिए वो सीटी और एमआरआई स्कैन की तरफ भागता है कि मुझे जल्दी करवा लेना चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेडेक जनरली ट्यूमर की वजह से हेडेक बहुत कम होता है। अच्छा, पहली बात तो ब्रेन ट्यूमर अपने आप में बहुत कम फ्रिक्वेंसी में होता है, जो कि जबकि दूसरे हेडेक के कॉज जैसे टेंशन हेडेक, इन्फेक्शन, ये तमाम जो चीज़ें होती हैं, इन सब में फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है बजाय कि अब ट्यूमर निकले। तो दूसरी चीज़ इसमें एज का कंसिडरेशन भी रहता है। अगर ओल्ड एज है तो थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, बट यंग और मिडिल एज में जिनको बीच बीच में हेडेक होता रहता है तो उन लोगों को ऐसा ज़्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं होती है। ब्रेन ट्यूमर पर से हेडेक के लिए
बहुत कम कारण होता है, फिर भी ये एक इम्पोर्टेंट कारण फिर है। इंसान डर जाता है पूरा जो हाँ ट्यूमर हुआ है क्या नहीं, इसीलिए हेडेक हो रहा है ज्यादा। बिल्कुल ये एकदम डरने वाली ही बात होती है, किसी के लिए भी अगर ब्रेन ट्यूमर हाँ। हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए होता बहुत कम है, फिर भी आदमी डरा हुआ रहता है, इसलिए इन सब चीज़ों के पीछे आता है। तो मुझे लगता है कि ब्रेन ट्यूमर पर से नहीं है, पहले हमें ये देखना चाहिए कि एग्जैक्टली किस तरह का हेडेक हो रहा है, इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या हो सकता है। अगर उसको देखते हुए हम लोग कुछ इमेजिंग करें या फिर कुछ इन्वेस्टिगेट करें तो हमें लगता है कि ज़्यादा बेटर तरीके से हम उसको बीमारी को समझ सकते हैं, फिर उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। पहले ইনভেস্টিগেশন করানো পড়েगा, অর্থাৎ প্রথমে যদি আমরা একটু বিষয়টা নিয়ে পরীক্ষা করে নিই যে কেন হচ্ছে। কারণ একটা কথা বলতে গেলে যে টিউমার হয়ে যাবে হেডেক হচ্ছে তার মানে যে টিউমার এমনটা কিন্তু নয়। তার জন্য প্রথমত আমরা যেমনটা ঠিক আগে বললাম যে ডাক্তারের সাথে কনসাল্ট করে নিতে হবে এবং ঠিক কি ধরনের পেন হচ্ছে সেটা কিন্তু একমাত্র ডাক্তার বলতে পারবেন এবং তার সাথে কনসাল্ট করলে তার নিরাময়ের উপায় তিনি বলবেন। তো ডাক্তারবাবু আরেকটা কোশ্চেন রয়েছে আপনার কাছে যে হাউ আই ক্যান প্রিভেন্ট রিকারেন্স অফ হেডেক और हेडेक फ्रीक्वेंसी इफ आई एम हैविंग इट। तो जो लोगों को सबसे ज्यादा हेडेक होता है, अगर इसमें देखें तो एक दो ही हेडेक है जो लंबे समय से सबसे ज्यादा होता है। एक तो माइग्रेन है और दूसरा टेंशन हेडेक है। तो माइग्रेन और टेंशन हेडेक इन दोनों का लगभग एक जैसा ही रिकरेंस होने से, बार बार होने से, या फिर इसकी फ्रिक्वेंसी सीवियरिटी जितना तेजी से हो रहा है उसको कम करने के लिए दोनों में एक जैसा ही प्रोटोकॉल होता है और मेडिकेशन भी मोर और लेस एक जैसे ही होती हैं। यहाँ पे रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए सबसे चीज़ है कि स्ट्रेस कम लें, अपनी दिनचर्या को मेंटेन करके रखें, आपका नींद प्रॉपर होना चाहिए, फास्टिंग स्टेट अवॉइड करना चाहिए, आई का स्ट्रेन कम करना चाहिए, स्क्रीन टाइम, सपोज आप स्क्रीन पे काम करते हैं, सपोज कंप्यूटर्स या फिर टीवी पे है या फिर मोबाइल पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है, तो इसको कम करना चाहिए। हेल्दी डाइट और हेल्दी फिट रहने के लिए एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए। ये तो स्पेसिफिक इन दोनों तरह के माइग्रेन और टेंशन हेडेक को कम करने के लिए है। मान लीजिए वर्कलोड अगर ज़्यादा रहेगा तो उस टाइम क्या करेंगे सर? वर्कलोड ज़्यादा रहेगा तो उस टाइम पे क्या करेंगे, अब इसके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि कम करें अपने जितनी, क्योंकि जितनी कैपेसिटी है अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत दिनों तक या बहुत देर तक इसको नहीं कर पाएंगे। तो सजेशन रहेगा कि आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करें। स्ट्रेस कम लेना चाहिए, स्ट्रेस कम लेना है। और इसमें एक और चीज़ है, माइग्रेन में ज़्यादातर क्या होता है कि कुछ ना कुछ ट्रिगर होता है। ट्रिगर इन द सेंस कि आप सपोज आपको ट्रेवल से होता है, सपोज आप ट्रेवल लंबी जर्नी में जा रहे हैं या फिर बस वगैरह से आप कहीं दूर जा रहे हैं, वेदर ठीक नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको हेडेक हो सकता है ट्रेवल से। और दूसरा कुछ गंध होती है, ऑर्डर होता है, और कुछ परफ्यूम वगैरह होते हैं, या फिर कुछ खाने का चीज़ होता है, खाने की उस पर्टिकुलर चीज़ से उसको एलर्जी टाइप ही हो जाती है उसमें। सो जब भी वो चीज़ खाएगा या वो गंध आएगी या वो बदबू आएगी तो फिर उसमें माइग्रेन के एपिसोड्स होने लग जाते हैं, उस टाइम पे उसको काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को अगर अवॉइड करेंगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी से काफ़ी आपको राहत मिलेगी। ডাক্তারবাবু আমাদেরকে ঠিক সুন্দরভাবে বোঝালেন যে হেডেক যে আসে, এর যে হেডেক অর্থাৎ মাথা ব্যথা আমরা বলি যেটা, এর পুনরাবৃত্তি যদি না হয় এবং পুনরাবৃত্তি কেন হয় এবং তার নিরাময়ের উপায় কি কি ডাক্তার আমাদের খুব সুন্দরভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরলেন। আচ্ছা আপনার কাছে আরেকটা প্রশ্ন যে হোয়াট অ্যাবাউট দ্য ট্রিটেবিলিটি অফ হেডেক? ज़्यादातर लोग मानते हैं कि अगर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या फिर हेडेक वगैरह हो रहा है तो इसमें ट्रीटमेंट है नहीं और ऐसे ही चलता रहता है। लोग तो कई सालों से, 10 साल से, 5 साल से हेडेक को सप्रेस करते हुए चलते आते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, आपकी दिनचर्या वगैरह मेंटेन करने के साथ में कुछ मेडिकेशंस अगर आप शुरू करेंगे तो आपका हेडेक फ्रिक्वेंसी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। डेफिनेटली चाहे एक्यूट हेडेक हो, कुछ दिनों का हो, या फिर लंबे समय से हेडेक हो, ट्रीटमेंट ऑप्शन है और बहुत लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। अगर वो मेडिकेशंस वगैरह मेंटेन करते हैं तो उनका ऑलमोस्ट 90-95% तक हेडेक कंट्रोल हो जाता है। सो ये जो
लोगों का सोचना रहता है कि नहीं अब ये तो माइग्रेन है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नहीं ये तो जाएगा। टेंशन हेडेक है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट है। हाँ, ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है और प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। ডাক্তারবাবু বললেন যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাবাউট দ্য ট্রিটেবিলিটি অফ হেডেক। অনেকে মনে করেন যে মাইগ্রেন তো হয়ে গেছে, তার মানে এটা হয়তো ঠিক হবে না, এটা আমার লাইফ টাইম রয়ে গেল। ঠিক এমনটা নয়, ডাক্তারবাবু বললেন এটা একটা দীর্ঘক্ষণ সময় লাগে এটা ঠিক হতে আর কি, একটা লং প্রসেস, লং টাইম একটা প্রসেস। আমরা বলতে পারি যে এটা ঠিক হতে টাইম লাগে একটা, এটা হচ্ছে অর্থাৎ সময় সাপেক্ষ আমরা বলতে পারি। আপনার কাছে আরেকটা প্রশ্ন যে ইজ ইট ট্রু দ্যাট আই নিড টু টেক মেডিসিনস ফর লাইফ টাইম ফর হেডেক? नहीं नहीं नहीं, लाइफ टाइम जरूरी नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए हमें हेडेक के लिए टैबलेट खाना ही पड़ेगा। हाँ, इसमें जरूर है कि थोड़ा लंबा समय लगता है, कई बार 2 से 4 साल लग जाते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि इसमें लाइफ टाइम के लिए ज़रूरत पड़ती है। 90% केसेस में तो लंबे समय से और ये सब चीज़ें प्रिकॉशंस लेने से ट्रीट हो जाता है, और 4-5 साल तक या 10 साल तक भी हो सकता है। बट अच्छी चीज़ इसमें यह है कि बीच में आपका कम हो जाता है और पूरी तरीके से ठीक भी हो जाता है। तो उस कंडीशन में आप मेडिकेशंस को कम कर सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं। फिर जब आता है तो फिर आप उसको लो डोज से शुरू करके फिर से वापस शुरू कर सकते हैं। सो इसमें बहुत कम लोगों को ऐसा होता है कि लाइफ टाइम के लिए दवाई खाना पड़े। মানে হেডেক যদি অর্থাৎ মাইগ্রেন যদি হয় তাহলে এটা হয়তো লাইফ টাইম সাফার আমাদেরকে করতে হবে না, হয়তো মানে হয়তো 3 থেকে 4 বছর লাগলো, একটা দীর্ঘ সময় আমাদের লাগে ঠিক কথা, কিন্তু তার জন্য যে আমাদের সারা জীবন ধরে আমাদেরকে ওষুধ খেয়ে যেতে হবে ঠিক তেমনটা নয় কিন্তু। ডাক্তারবাবু যেমনটা ঠিক বললেন আমাদেরকে। ডাক্তারবাবু আপনার কাছে আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে আমাদের যে টেল আস অ্যাবাউট ভার্টাইগো। वर्टाइगो को जनरली चक्कर आना बोलते हैं, माथा घूर जाना इस कंप्लेंट से ज़्यादातर लोग आते हैं। सो वर्टाइगो या माथा घूरने में क्या होता है कि आदमी का शरीर अचानक से ऐसे घूम जाता है और उसे लगता है कि चक्कर आ गया। कई बार वो चक्कर खा के गिर भी जाता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा होने का रीजन एक्चुअली ये है कि ब्रेन में जो बैलेंस बनाने का सिस्टम, वैसे तो चक्कर आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा होता है जिसको वर्टाइगो हम लोग बोलते हैं, उसका मेन कारण होता है कि आप जो बैलेंस बनाने का सिस्टम होता है वो उसमें बेसिकली छोटी छोटी रेत की जो कड़ियाँ हैं, रेत के दाने हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी अगर सपोज ग्लास में अगर रेत के दानों को डाल दिया जाए और वो रेत के दाने जब राइट या लेफ्ट में ऐसे टर्न होते हैं तो अपने हेड को पता चलता है कि कैसे हमारा हेड किस डायरेक्शन में है। और साथ में इसमें कुछ कैनाल्स भी होती हैं। सो ये कड़िकाएं जब नॉर्मली ग्लास में होनी चाहिए और ये जब ये कैनाल्स में घुस जाती हैं तो फिर अचानक से ऐसे चक्कर आने जैसा महसूस होता है, क्योंकि वो गलत जगह पे चली जाती हैं। तो ये इसका मेन रीजन होता है। हालांकि इसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट का रिदम अगर ठीक नहीं रहता है, स्पॉन्डाइलोसिस की अगर लंबे समय से किसी की तकलीफ है, और कई बार तो ऐसे सिंपल रीजन भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर लूज मोशन हो गया या बहुत बार वोमिटिंग हुई और उसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन हो गया, आपका बीपी मेंटेन नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। सो वो भी एक रीजन होता है, बट ज़्यादातर इस मैकेनिज्म के थ्रू चक्कर आता है। তো ডাক্তারবাবু একটা প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে যে এটা কি दवाई खाने से ठीक हो जाता है, क्या इसके लिए ऑपरेशन और सर्जरी का जरूरत पड़ता है? ज़्यादातर वर्टाइगो जो होता है ये मेडिसिन से ही ठीक होता है, और बहुत कम ऐसा वर्टाइगो होता है कि जिसको सर्जिकली ऑपरेशन करना पड़े। और सबसे पहले तो इसमें यही प्रोटोकॉल होता है कि पहले इसको मेडिकेशन से ठीक करने की कोशिश किया जाए, और जो रीज़न है, अगर कुछ और एडिशनल फैक्टर हो सकते हैं कि जैसे हार्ट का प्रॉब्लम या ब्लड सप्लाई में दिक्कत हो रही है, अगर इस तरह की का कोई इंडिकेशन है कि ये चीज़ भी हो सकती है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेट करें। तो ज़्यादातर इसका ट्रीटमेंट मेडिकल है बजाय कि सर्जिकल। ডাক্তারবাবু খুব সুন্দর বললেন যে যে ভার্টাইগো হয়, এই ভার্টাইগোর অর্থাৎ ঘূর্ণি রোগ যেটাকে বলা হয়, ঘূর্ণি রোগের কিন্তু একটা ওষুধ হলো যে প্রথমে এটা মেডিকেলি অর্থাৎ ওষুধ খেয়ে এটা ঠিক হয়ে যায় আর কি, এবং কেন হয় সেটা ডাক্তারবাবু বললেন আমাদেরকে, এবং ঠিক কি কি কারণে এটা হয় তিনি আমাদেরকে বললেন। ডাক্তার আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে যে হোয়াট আর দ্য ইউজুয়াল ইনভেস্টিগেশন নিড টু ট্রিট ভার্টাইগো?
जनरली वर्टाइगो ट्रीटमेंट करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है। 90% केसेस में आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको बोलते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस मीन्स मैंने आपके साथ में बैठे, आपने कंप्लेंट बताया, मैंने उसको असेस किया, कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसके आधार पे हमने इसको डायग्नोस किया। साथ में कुछ एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके देखा। सो ये ओवरऑल क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। फिर भी इन्वेस्टिगेशंस कुछ कंडीशंस में कर सकते हैं अगर इसमें बार बार हो रहा है या फिर कोई रेड फ्लैग है, कोई वार्निंग साइन है, कुछ इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन में कुछ अलग आ रहा है या गड़बड़ आ रहा है, या फिर जो आपका जो डिस्क्रिप्शन है, आपका जो किस तरीके से आपको आता है, उसमें थोड़ा सा अगर कुछ मुझे अलग लग सकता है कि नहीं ये कुछ एडिशनल हो सकते हैं, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। बट ज़्यादातर कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विदाउट इन्वेस्टिगेशन हो सकता है 90%, 80%। আচ্ছা, 80 to 90% এটা সম্ভব, এটা কিন্তু ডাক্তার আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে যে when vertigo should be considered a serious symptom। सो वर्टाइगो एक्चुअली बहुत कॉमन होता है और इसके साथ में कई बार सीरियस चीज़ों को भी हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, या फिर अगर सोचे कि ठीक है ये सिंपल वर्टाइगो है, तो कई बार सीरियस चीज़ों को इग्नोर हो सकती हैं। सो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें चक्कर आ रहा है, वर्टाइगो हो रहा है, साथ में अगर कोई आँख का दिक्कत हो रहा है, कोई देखने में कमी हो रही है, या फिर दो दिखाई देने लग गया है, या फिर फेस में कोई वीकनेस होने लग जाए, चलने में दिक्कत हो, चल रहे हैं, आपको टालमटोल हो रहा है, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, बार बार गिरने जैसी समस्या हो रही है, या फिर हाथ पैरों में कोई कमजोरी होने लग जाए, भूख धड़पड़ करे, पाल्पिटेशन महसूस हो, या फिर बेहोशी के भी एपिसोड्स हो रहे हैं, बार बार रिकरेंट बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तो इन सब कंडीशंस में हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ये सब कंडीशंस को हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए, और इन सब कंडीशंस के होते हुए फिर हमें इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत पड़ती है। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদেরকে ইনভেস্টিগেশন করা দরকার, মানে প্রয়োজন হয়ে পড়ে, এবং সব সময় যে ইনভেস্টিগেশন করতে হবে তার কোনো মানে নেই অ্যাকচুয়ালি। ডাক্তার আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে আপনার কাছে যে হোয়াই দেয়ার ইজ এপিসোডস অফ লস অফ কনসিয়াসনেস, ব্রিফ লস অফ কনসিয়াসনেস। सो जब कोई आदमी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है, रिकरेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, तो ये एपिसोड्स के भी कई सारे कारण होते हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल होते हैं, कुछ नॉन न्यूरोलॉजिकल होते हैं। सो न्यूरोलॉजिकल कॉजेस अगर देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आता है मिर्गी, खिंचनी का आना। दूसरा कभी अगर कोई स्ट्रोक, इम्पेंडिंग स्ट्रोक हो जाए तो उसमें बेहोशी के एपिसोड्स हो सकते हैं। कभी कभी माइनर स्ट्रोक्स होते हैं जो कि थोड़ी देर के लिए बेहोशी के एपिसोड करते हैं। फिर सिनकोप होता है। सिनकोप ये कार्डियोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें कि हार्ट का रिदम आपका प्रॉपरली नहीं चलता है और ब्रेन को कुछ देर के लिए ब्लड सप्लाई रुक जाती है या कम हो जाती है, तो ब्रेन अपना बैलेंस नहीं बना पाता है और उस कंडीशन में बेहोशी हो जाती है। TIA हो गया जिसमें कि ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा क्लॉट जाता है और वो थोड़ी देर के लिए ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करता है, फिर वापस शुरू हो जाता है। तो ये इसमें भी बेहोशी के एपिसोड होते हैं। इसके अलावा कई बार साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ों की वजह से हो जाती हैं और कई बार क्या होता है कि अचानक से एकदम अगर कोई फ्राइटनिंग सिचुएशन हो जाए तो उसमें भी हार्ट आपका पंप करना थोड़ा कम हो जाता है, वैसोवेगल सिनकोप। सो इन सब कारणों की वजह से जनरली बेहोशी के एपिसोड्स होते हैं। हो सकते। और एक प्रश्न है आपके पास, इफ इट हैज हैपेंड ओनली वंस कैन आई इग्नोर इट? नहीं, कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए इसको। अगर कोई भी बेहोशी का एपिसोड कभी भी होना ये बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपका न्यूरोलॉजिकल, नॉन न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोलॉजिकल हो सकता है कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं हो सकता है कि इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं भी आए, लेकिन फिर भी इससे एक बार क्लिनिशियन से कंसल्ट करने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद ही इसे छोड़ना चाहिए। इग्नोर तो करने का बिल्कुल मैं सलाह नहीं दूंगा। कई बार ये बहुत सीरियस कंडीशंस हो जाती हैं। सपोज अगर आप घर पे बैठे हैं
और घर पे अगर आपको इस तरह के एपिसोड हुए तो कोई इशू नहीं है। और सपोज अगर आप बाइक चला रहे हैं और उस टाइम पे अगर होगा तो फिर बहुत कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो सकता है। हाँ। तो इसलिए मैं नहीं सलाह दूंगा कि छोड़ें इसको। অর্থাৎ লস অফ কনসিয়াসনেস যদি কারোর হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু একদম ইগনোর করা চলবে না, কেননা এর ক্ষেত্রে একটা বড় বিপদের কিন্তু আশঙ্কা থাকতে পারে। ডাক্তারবাবু, একটা প্রশ্ন রয়েছে আপনার কাছে, যে हम लोग बोल रहे थे खिचनी और मिर्गी, तो मेनली ये खिचनी और मिर्गी होता है क्या? खिंचनी को हम लोग स्पार्किंग से समझ सकते हैं। खिंचनी मतलब कि हमारे ब्रेन में स्पार्किंग हो रही है। नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई भी जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वैसे ही हमारा ब्रेन भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसमें बहुत सारा वायरिंग है और सारे वायरिंग पे लगभग इंसुलेटर मतलब कि वायर की कवरिंग लगी हुई है और जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर जगह से इलेक्ट्रिकल करंट निकल के वहाँ पे जाता है। सपोज अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पे स्पार्किंग होने लग जाएगी। अगर स्पार्किंग और ज़्यादा होती है तो फिर वो पूरे सिस्टम को में स्पार्किंग की वजह से सिस्टम ब्लॉक हो सकता है। तो खिंचनी भी ऐसे ही होती है। वहाँ पे कुछ एरिया में आपके ब्रेन में कुछ एरिया में थोड़ी सी स्पार्किंग होती है, उसकी वजह से डिसरप्शन ऐसा इंक्रीज होता है कि वो पूरे के पूरे ब्रेन को हाइपर एक्साइट कर देता है एक साथ में, जिसकी वजह से खिंचनी होती है। तो व्हाई इट हैपेंस? इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। जनरली कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं। सपोज अगर कोई सबसे पहले तो अगर कोई चोट लगने की वजह से अगर ब्रेन में कोई कुछ क्लॉट वगैरह या कोई गठान वगैरह बन गया है तो उसकी वजह से इपिलेप्टोजेनिक फोकस इसको बोलते हैं, वहाँ से स्पार्किंग होने की टेंडेंसी रहती है। फिर वो टेंडेंसी धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती जाती है और फिर वो मेजर स्पार्किंग करके खिंचनी का सिम्टम कर सकती है। इसी तरीके से बहुत कुछ इन्फेक्शन, अगर सपोज ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो, टीबी का इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। इसके साथ में एक होता है न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, एक पैरासाइट होता है, हेलमिंथ जिसको बोलते हैं। पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है जो कि वेजिटेबल्स अनकुक्ड मतलब कि बिना पका हुआ या कम पका हुआ वेजिटेबल खाने से अपने शरीर में जाता है, फिर वहाँ से ब्रेन में जाके वहाँ पे अपने अंडे वहाँ पे जमा हो जाते हैं। सो वो एक स्पार्किंग या खिंचनी होने की कारण होता है। इसके अलावा कई बार बिना किसी कारण के ही होता है। बिना किसी कारण मतलब कि वो हमको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमने MRI स्कैन, CT स्कैन और बाकी इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस किए, EEG किया, सब कुछ करने के बाद भी कुछ रीजन नहीं मिल रहा है, लेकिन पेशेंट को फिर भी खिंचनी हो रही है, बार बार हो रही है, तो इसको इडियोपैथिक बोलते हैं। दैट मीन्स कि कोई कारण नहीं है फिर भी हो रहा है। जेनेटिक कंडीशंस हो सकती हैं, बचपन में अगर कोई चोट लगा हुआ है या फिर कोई इन्फेक्शन पहले कभी हुआ है, ब्रेन का इन्फेक्शन हुआ है, तो इस कंडीशन में हो सकता है। बाद में फ्यूचर में खिंचनी हो सकता है। कई बार अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे कि शरीर में नमक का कम हो जाना या ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाना, कुछ मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, इन सब कंडीशंस में खिंचनी होने के चांसेस रहते हैं। আপনারা দেখছেন হেলথ এক্সপ্রেস। শনিবার মানে আপনাদেরকে বললাম যে আমাদের এই হেলথ এক্সপ্রেস অর্থাৎ এক্সপ্রেস নিউজের পর্দা একদম এক্সক্লুসিভ হেলথ এক্সপ্রেস। আর আজকে হেলথ এক্সপ্রেস আলোচনায় রয়েছে আমাদের নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার। আজ আমরা যাকে অতিথি হিসেবে পেয়ে গেছি আপনাদেরকে বললাম ডক্টর উপেন্দ্র কুমার শাহ। ডাক্তারবাবু, আপনার কাছে আরো একটা প্রশ্ন আমার রয়েছে যে হাউ লং আই নিড টু টেক মেডিসিনস ফর খিচনি और मिर्गी? खिंचनी मिर्गी में बेसिकली ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि किस तरह का ये खिंचनी है, क्या किसी कारण की वजह से है या बिना किसी कारण के है। दोनों ही कंडीशंस में कुछ लंबा समय लगता है, 2 से 4 साल तक जनरली होता है, बट कई बार इसमें एक्सटेंड कर सकता है। बट अगर हम देखें तो ज़्यादातर खिंचनी के केसेस में 3-4 साल का या 5 साल का टाइम ड्यूरेशन हमको रखना चाहिए, जिसमें कि मेडिकेशन हमको चलाना पड़ता है। मतलब ठीक हो जाता है, ये मेडिसिन देके पूरा ठीक हो जाता है एक्चुअली? हाँ, हो सकता है। फिर वही चीज होगी कि क्या कारण है। अगर सपोज ब्रेन में अगर कोई एक फोकस है, कुछ कैल्शियम जमा है या फिर कुछ गठान है, तो फिर उसकी वजह से आपको टेंडेंसी रहेगी फ्यूचर में भी होने की। सो इस कंडीशन में हमें लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन देने की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि नहीं अगर ब्रेन में कोई गठान है तो उसको हमेशा ही चलेगा।
लेकिन इसमें टेंडेंसी रहेगी। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले कुछ सालों के बाद दवाई को कम करने की कोशिश करते हैं। अगर कम करने की कोशिश के दौरान खिंचनी आ रहा है और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उस टाइम पे कोई आपका फीवर वगैरह नहीं आया है, कोई इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं हुआ है, सोडियम पोटेशियम वगैरह सब कुछ ठीक है, तो फिर इस कंडीशन में हमें कंसीडर करते हैं कि दवाई इनको लंबी चलेगी। मतलब लाइफ टाइम चल सकता है और चल भी सकता है, बट ज्यादातर बंद हो जाती है। एक्चुअली पहले आपका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, हाँ। उसके बाद होता है एक्चुअली। हाँ, इन्वेस्टिगेशन ही मैटर नहीं करता है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अगर कि उसको खुद सपोज उसके किसी के ब्रेन में एक छोटी सी गठान है और उसको सिर्फ एक ही बार लाइफ टाइम में आया हुआ है, उसके बाद कभी नहीं आया है, तो फिर इसको जरूरी नहीं है कि लंबे समय तक इसकी दवाई चले, उसमें 1-2 साल में हम बंद कर सकते हैं। कर सकते सपोज कोई पेशेंट है जिसको गठान नहीं भी है, उसको दवाई फिर भी चल रही है और दवाई चलने के बाद भी उसको खिंचनी बीच बीच में आ जाती है, तो दैट मीन्स कि इनकी जो टेंडेंसी है खिंचनी होने की वो ज्यादा है। तो उसमें आपको दवाई की रहते हुए भी अगर हो रहा है तो आपको समझना चाहिए कि हाँ ठीक है, इस केस में आपको ज्यादा लंबे समय तक दवाई देना पड़ेगा। मतलब उस टाइम में ये मेडिसिन तो ज्यादा लंबा टाइम तक চালানো পড়েगा। আপনারা খুব সুন্দর শুনলাম যে ডাক্তারবাবু কি বললেন যে খিঁচনি অর্থাৎ মির্গি যদি চলে, সেটা যদি দীর্ঘ সময় ধরে চলে আর কি, তার জন্য কি করতে হবে না, দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের মেডিসিন সেটা চালাতে হবে। কিন্তু সবসময় এটা নয় যে আমাদেরকে একটা লং টাইম ধরে মেডিসিনটা নিতেই হবে, সেটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করছে আমাদের যে ডাক্তার কনসাল্ট করবে ডাক্তার ইনভেস্টিগেশনের উপর পুরোপুরি ডিপেন্ড করছে। ডাক্তার আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে আপনার কাছে যে হোয়াট প্রিকশন শুড বি টেকেন বাই এ পারসন হু ইজ হ্যাভিং খিচনি और मिर्गी प्रॉब्लम? सबसे पहले तो जिसको भी खिंचने की प्रॉब्लम है उससे अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनको अवेयर करना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो इससे क्या होगा, घर पे भी और जहाँ पे काम करते हैं उन जगहों पे भी लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, आसपास में जो भी रहते हैं उनको बता के रखना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम होती है। ये तो एक पॉइंट हो गया, हालांकि इस पे अभी आगे बात करेंगे। खिंचनी के फ्रीक्वेंसी या जो एपिसोड्स होते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए कि सेम वही चीज़ जैसे कि हेडेक में हमने बताया कि आपकी रेगुलरिटी, दिनचर्या मेंटेन करना चाहिए। दवाई का जो टाइमिंग है, लगभग सपोज जो भी टाइमिंग है सुबह शाम खाना है तो उसको इंश्योर करना चाहिए, उसको भूलना नहीं चाहिए। नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, नींद का इसमें बहुत बड़ा रोल है। कई बार ऐसा होता है कि 1-2 रात अगर लोग नहीं सो पाते हैं तो फिर उनको खिंचनी का एपिसोड आ जाता है, जबकि दवाई वो खाते भी रहते हैं। तो नींद का बहुत बड़ा रोल है और रेगुलरिटी है, और अगर फीवर आता है तो उसमें चांसेस रहते हैं कि उस दौरान उसको ज़्यादा खिंचनी आ सकता है, उस टाइम पे उसको एपिसोड्स आ सकते हैं, तो उसका आपको अर्ली ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये 2-3 फैक्टर हैं। आपका नींद प्रॉपर होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, मेडिकेशन इंश्योर करना चाहिए और फास्टिंग स्टेट नहीं रहना चाहिए, फास्टिंग में खाली पेट नहीं रहना चाहिए लंबे समय तक। डॉक्टर बाबू, कैन यू हैव ए नॉर्मल लाइफ विद ए खिचनी डिसऑर्डर? डेफिनेटली। जिस भी लोगों का मानना रहता है कि मुझे तो सीजर है तो प्रॉब्लम है, अब शायद बहुत सारे लोग उसमें साइकोलॉजिकल चीज़ें भी डेवलप कर जाते हैं, डिप्रेशन वगैरह हो जाता है। तो इसमें अगर मेडिकेशंस आप मेंटेन कर रहे हैं, आप दिनचर्या मेंटेन कर रहे हैं और ये सारे प्रिकॉशंस जैसे हमने बताया उसको ध्यान में रख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, अपनी सब चीज़ें नॉर्मली कर पाते हैं। कभी भी अंदर में तो डर रह जाता है, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अगर सीजर है तो उसको ट्रीट करने में ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल अगर है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। सो कंट्रोल करना यहाँ पे प्रायोरिटी है। डेफिनेटली आपको नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। অর্থাৎ ডাক্তারবাবু ঠিক যেমনটা বললেন, কোনো ব্যক্তির যদি খিচনি বা মির্গি রোগ থাকে তাহলে তিনি কিন্তু নর্মাল লাইফ লিড করতে পারবেন, কিন্তু তাকে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ডাক্তারবাবু ঠিক যেমনটা বললেন যে পুরো ঘুম হতে হবে, মানে ঘুমাতে হবে, এবং যে উপাস, আমরা যেটা বলি উপবাস থাকলে চলবে না। এছাড়াও ডাক্তারবাবু আরো কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে বললেন, এবং পাশাপাশি যে মেডিসিন চলছে সেই মেডিসিনও কিন্তু চালিয়ে যেতে হবে, তাহলে কিন্তু সে নর্মাল লাইফ লিড করতে পারবে।
ডাক্তার আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে আপনার কাছে যে হোয়াট এ পারসন শুড ডু ইফ হি সিজ সামওয়ান হ্যাভিং সিজার অর खिचड़ी। तो जनरली ये होता है कि अगर कोई किसी को खिंचनी होने लग जाता है तो इसके लिए लोगों को अवेयरनेस नहीं है। लोगों को नहीं पता होता है कि क्या करना चाहिए और उसमें बहुत सारी चीज़ें रॉन्ग कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो सबसे कॉमन जो खिंचनी होता है वो किस तरीके का होता है कि उसमें हाथ पैर में अचानक से झटके आने लग जाते हैं। झटके आने के साथ में आदमी बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। जैसे ही बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, दांत लग जाती है, तो इस कंडीशंस में लंबी लंबी सांसें चलने लग जाती हैं। आसपास के लोग देख के उसको फिर क्या करते हैं कि कोई चम्मच से लेके दांत खुला छोड़ने लग जाता है, कोई कुछ जिसके मन में जो आता है वो करने लग जाता है। बिल्कुल, लेकिन ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर किसी को भी सीजर हो रहा है तो उसको सबसे पहले उसको सुरक्षित रखना चाहिए। अगर आसपास चीज़ें कुछ डेंजरस हैं तो उनको हटा देना चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह है तो उसको हटा देना चाहिए। पहले उसको सुरक्षित थोड़ा सा शिफ्ट कर लेना चाहिए। दूसरी चीज़ कि इनको करवट में रखना चाहिए। करवट मतलब कि किसी भी साइड में, राइट में या फिर लेफ्ट में, किसी भी साइड में करके लेटाना चाहिए और सिर के नीचे अगर कुछ सॉफ्ट चीज़ है, तकिया वगैरह है तो उसको रख देना चाहिए। गले में अगर कोई टाइट चीज़ है या कोई कपड़ा अगर टाइट हो जा रहा है तो उसको खोल देना चाहिए। तो करवट में दिलाने का मतलब ये है कि जब आदमी बेहोशी में जाता है और लंबी लंबी सांस लेता है तो मुंह में बहुत सारा सलाइवा आता है, सलाइवा लार आता है। ये लार मुंह में जमा होने लग जाता है। अगर हम इसे सीधे सुलाएंगे तो वो ये सारा लार फेफड़े में जाने के रिस्क रहता है, एस्पिरेशन, और उससे फिर निमोनिया वगैरह होने के चांसेस, लंग में इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। तो ये लार आपका बाहर निकल जाए उसके लिए हमको करवट दिला के साइड में करके लिटा के रखना है ताकि यहाँ से साइड से जितना भी है लार वो निकल जाए। पेट के बल अगर लेटा हुआ है, मुंह के बल लेटा हुआ है तो उसमें भी आपको करवट करके रखना है, क्योंकि पहली बात तो खिंचनी हो रही है उस टाइम पे आपके फेस में उसके फेस में चोट लग सकती है, नाक बंद हो सकती है। तो ये एक मेजर रीजन है। आपको किसी भी दाहिने साइड या बाएं साइड किसी भी साइड में आपको करके लिटा के सुलाना है। थोड़ी देर में खिंचनी रुक जाएगी और इसके बाद आपको ऐसे मोजा सुंघाने का, आयरन से खोलने का, चम्मच वगैरह का ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है वो ब्रेन से हो रहा है। बाहर से अगर हम उसके हाथ को जकड़ लेंगे कि नहीं ये रुक जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब तक अंदर की एक्टिविटी नहीं रुकेगी तब तक बाहर से एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। ডাক্তারবাবু যাও ঠিক যেমনটা বললেন, ধরুন কোনো ঠিক পাবলিক প্লেসে এমন জায়গায় হয়ে গেল কারণ হঠাৎ করে কোনো খিচনি বা মির্গিটা হয়ে গেল, ঠিক সেই সময় কি কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, অর্থাৎ প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে কি কি করা উচিত তাকে? অর্থাৎ ডাক্তারবাবু ঠিক যেমনটা বললেন তাকে প্রথমে একদিকে শুইয়ে দিতে হবে এবং ঠিক এক পাশ করে তাকে শুইয়ে দিতে হবে, এবং তার পাশাপাশি আমরা যেটা করে থাকি সম্ভবত যে লোহার জিনিস তাকে একটু তার কানে নাকের সামনে দিতে হবে এবং অন্যান্য জিনিসগুলো করে कई लोग नाक बंद कर देते हैं। हाँ, नाक बंद बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वहीं से आपका ऑक्सीजन जा रहा है शरीर में। उस टाइम पे वो प्रॉपरली सांस नहीं ले रहा है और उसमें आप नाक बंद करके उसे अगर होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप ऑक्सीजन ब्लॉक कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ঠিক যে সময় আমরা তথাকথিত ভাষায় প্রাথমিক চিকিৎসা বলি, ঠিক সেই সবগুলো इसको एक इपिलेप्सी फर्स्ट एड बोलते हैं, सीजर फर्स्ट एड। सीजर फर्स्ट सो ये सीजर फर्स्ट एड भी लोगों को एक्चुअली हम लोग अवेयरनेस का कैंपेन कर रहे हैं कि सीजर फर्स्ट एड, जैसे फर्स्ट एड चोट लगने पे फर्स्ट एड होता है वैसे ही इपिलेप्सी का फर्स्ट एड होता है। ये इसको हर किसी को एटलीस्ट पता होना चाहिए, अगर किसी को अगर ऐसा करते देखे तो उसमें ताकि हेल्प हो सके। ঠিক ডাক্তারবাবু ঠিক যেমনটা বললেন যে ফার্স্ট এড অ্যাকচুয়ালি কি হওয়া উচিত ঠিক অ্যাট দ্যাট মোমেন্টে। ধরুন আপনি পাবলিক প্লেসে কারোর হঠাৎ করে হয়ে গেল, তো আপনি কি কি করতে পারেন তাকে সাহায্য করতে পারেন, এবং ঠিক অ্যাট দ্যাট মোমেন্টে তাকে কি ডাক্তারবাবু একটা প্রশ্ন রয়েছে, মানে ওই সময় কি তাকে হসপিটালাইজেশন का जरूरत है क्या? हॉस्पिटलाइजेशन हमेशा नहीं पड़ता है। इस कंडीशन में ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए खिंचनी आता है, कई बार तो सिर्फ सेकेंड्स के लिए आता है। सेकेंड्स में आने के बाद वो ठीक हो जाता है। सो स्टेज होता है इसमें पहले एक स्टेज होता है कि पहले आदमी कुछ मतलब कि समझना बंद करेगा, वो 5 से 10 सेकेंड के लिए हो सकता है। कई बार बहुत एब्रप्ट होता है जो कि समझ में नहीं आता है। फिर उसके बाद टोनिक क्लोनिक मूवमेंट का स्टेज होता है जो कि लगभग एक या 2 मिनट के लिए रहता है। इसके बाद फिर रिलैक्सेशन वाला स्टेज रहता है जिसको पोस्ट एक्टल स्टेज बोलते हैं। तो
इन जनरल सीजर के जो भी एपिसोड्स होते हैं वो 2 से 3 मिनट के लिए होते हैं। सो इन केसेस में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फर्स्ट एड सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद जैसे जैसे उसको पानी वगैरह मारेंगे धीरे धीरे वो होश में आने लग जाएगा। इसके बाद आप उनको दिखा सकते हैं डॉक्टर से। बट कुछ कंडीशंस हैं जिस कंडीशन में आपको ध्यान रखना चाहिए, उसमें आपको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें सर्जरी का जरूरत पड़ता है कभी कभी? सर्जरी इसको मैं बोल लेता हूँ 1 मिनट। सो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर 5 मिनट से ज़्यादा, अगर ये वाला जो टोनिक क्लोनिक मूवमेंट वाला जो फेज चल रहा है 5 मिनट से ज़्यादा अगर चल रहा है तो फिर इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। एक बार खिंचनी आया, उसके पूरे तरीके से होश में आने के पहले ही दूसरी बार एक बार फिर से होने लग गया या कई बार होते ही जा रहा है, जिसको स्टेटस इपिलेप्टिकस बोलते हैं, तो इस कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। या तो फिर कोई ट्रॉमा हो तो इस कंडीशंस में करना चाहिए। बट ज़्यादातर क्या होता है कि 1 या 2 मिनट के लिए होता है। टोनिक क्लोनिक मूवमेंट होते हैं, ऐसे लंबे हाथ पैर टाइट होता है, इसके बाद धीरे धीरे वो रिलैक्स हो जाता है, फिर लंबी लंबी सांस लेता है, कुछ देर में होश में आ जाता है। तो इस कंडीशन में आपको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ডাক্তারবাবু ঠিক যেমনটা বললেন, কারণ মানুষ অর্ধেকটা আমরা বলি যে প্যানিকে আমরা একটু চিন্তিত হয়ে পড়ি। ডাক্তারবাবু ঠিক যেমনটা বললেন, অত প্যানিক করার এখানে সেরকম কিছু নেই, কেননা সঙ্গে সঙ্গে হসপিটালাইজেশনের দরকার নেই। এবং ডাক্তারবাবু একটা যেটা বললাম আপনাকে, যে এই ক্ষেত্রে কোনো সার্জারির দরকার পড়ে কি? सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है इसमें, बट बहुत कम। रीज़न पे डिपेंड करता है कि आपका कारण क्या है, एपिलेप्सी होने का कारण क्या है। अगर कोई कारण नहीं है, जनरलाइज कोई जेनेटिक कारण है, तो फिर उसमें कोई सर्जिकल की ज़रूरत नहीं है। अगर चोट लगने की वजह से या कोई ट्रॉमा या कोई गठान की वजह से है, जिसमें कि वो गठान ही पर्टिकुलरली स्पार्किंग कर रहा है, तो और इसमें अपने मेडिकेशन दिया है, मेडिकेशन के साथ में बहुत सारी मेडिकेशंस हो गई, रिफ्रैक्टिव सीजर हो गया, इसमें कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो फिर इसमें सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। सो ये बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं, बहुत मतलब कि होता है, बहुत कॉमनली होता है। बट यहाँ पे इस स्टेज में हमें ये नहीं कंसिडर करना चाहिए कि सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अगर इसमें कोई ट्यूमर है, कोई ऐसी गठान है जो कि अपने साइज में ग्रो कर रही है, तो फिर उस कंडीशन में डेफिनेटली सर्जरी करना चाहिए। জরুরত পড়তে ডাক্তারবাবু, আমরা এরপর একটা আলোচনা করি পেন। আচ্ছা, তো আপনার কাছে এই পেন নিয়ে আলোচনা, যদি আপনার কাছে আমাদের প্রথম প্রশ্ন, যে ফর হুইচ টাইপ অফ পেন ওয়ান শুড কনসিডার কনসাল্টিং এ নিউরোলজিস্ট। तो पेन तो बेसिकली कई तरह का हो सकता है, सिंपली चोट लगने से भी पेन होता है। बट यहाँ पे जो न्यूरोलॉजिकल पेन होते हैं उसमें उसके कुछ कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि हाथ पैर में जलन जैसा, ऐसा लगेगा कि मिर्ची लग गया है, या फिर ऐसा लग रहा है कि गरम गरम कुछ पड़ रहा है जो कि जल रहा है लगातार। दूसरा, करंट की जैसा सेंसेशन होने लग जाए। करंट जैसा सेंसेशन आपको कहीं पे भी हो सकता है, जैसे कि फेस पे हो सकता है, जनरली फेस पे होता है कुछ कंडीशन में। फिर एक तरफ, एक पूरे बॉडी में, या फिर एक पैर में, या फिर एक हाथ में, या फिर चारों हाथ पैर में भी हो सकता है। कई बार करंट की तरह सेंसेशन पूरे शरीर में भी आता है। तो करंट लाइक सेंसेशन, करंट की तरह। दूसरा, जलन जैसा होना, झिनझिन करना, पिन चुभाने जैसा लगना, नीडल चुभाने जैसा लगना, स्पेशली रात में अगर सो रहे हैं और उस टाइम लग रहा है कि कोई पिन चुभा रहा है, चींटी काट रहा है। सो इन सब कंडीशंस में हमें कंसिडर करना चाहिए कि ये न्यूरोलॉजिकल पेन हो सकता है। सो इसमें देखना चाहिए। ডাক্তারবাবু বললেন যে নিউরোলজিক্যাল যে পেন হয় সেটা কেন হয় এবং ঠিক কি ধরনের এটা হয়, ডাক্তারবাবু আমাদেরকে এক্সপ্লেন করলেন। ডাক্তারবাবু, একটা আপনার কাছে প্রশ্ন রয়েছে, যে হোয়াট ইজ সিয়াটিকা? सियाटिका बेसिकली इसका एक टिपिकल फीचर होता है कि पैर में पीछे के पीछे आपका दर्द जाता है। सो एक पैर में जनरली, एक पैर में आपका पैर पीछे की तरफ खींचने जैसा या तानने जैसा या झिनझिन करेगा या फिर करंट जैसा सेंसेशन होएगा, जो कि लंबे समय तक ऐसा होता रहता है। सो इसको हम लोग सियाटिका बोलते हैं। सियाटिका का मतलब ये है कि सियाटिक नर्व होती है यहाँ पे, तो सियाटिक नर्व का में जब दबाव पड़ता है तो उसकी वजह से जो दर्द होता है, जो कि पैर में कूल्हे से लेके और पूरे नीचे तक जाता है, उसको हम लोग सियाटिका बोलते हैं। সিয়াটিকা, আমরা শুনলাম যে সিয়াটিকা আসলে যে সিয়াটিকা যে রোগটা কি এবং সিয়াটিকা কেন হয়। ডাক্তার, একটা প্রশ্ন রয়েছে আপনার কাছে, হোয়াট প্রিকশন শুড বি টেকেন বাই এ পারসন উইথ নেক পেন?
नेक पेन, बैक पेन, ये बेसिकली स्पॉन्डिलोसिस का हाँ। फीचर है। ओल्ड एज में बहुत ओल्ड एज या जैसे एडवांसिंग एज के साथ में বেশি দেখা हड्डियां যায় এটা। कमज़ोर होने लग जाती हैं, सो इस कंडीशन में होते हैं। तो सिंपल सा प्रिकॉशन है कि बहुत मोटा तकिया बालिश जिसको बोलते हैं, हुँ। बहुत मोटा नहीं यूज़ करना चाहिए। सोने में जो हेड का पोजीशन है ये स्ट्रेट की तरह होना चाहिए, नहीं कि ऐसे बेंड हो जाए। सिर पे कोई भारी सामान वगैरह अवॉइड करना चाहिए, भारी सामान उठाना अवॉइड करना चाहिए। और कभी भी लंबे समय तक अगर आपका जॉब है कि स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह पे इस तरीके से कुछ काम कर रहे हैं, तो लगातार एक ही पोजीशन में नेक का पोजीशन बना रहे, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। इन सब से आपका नेक पेन प्रेसिपिटेट होता है ज़्यादा और होता है। ज़्यादा होता है, और इन सबको अगर प्रिकॉशंस लेंगे ये सारी चीज़ें तो होने के कम चांसेस रहते हैं। ডাক্তারবাবু একটা প্রশ্ন রয়েছে আপনার কাছে যে ডাজ স্পন্ডালাইটিস রিকোয়ার সার্জারি? स्पॉन्डिलोसिस में भी सेम कंडीशन है कि सभी केस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और सर्जरी एक्सट्रीम केसेस अगर ये स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करने लग जाए, दबाने लग जाए, तो फिर इसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर किसी नस को बहुत ज़्यादा दबा रही है जो कि मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, और सारे प्रिकॉशन लेने के बाद, फिजियोथेरेपी वगैरह करने के बाद भी अगर नहीं ठीक हो रही है, या फिर ऐसा कंडीशन हो गया है कि नहीं उसमें ठीक होने के चांसेस कम है, क्योंकि ये अपने आप से भी रिग्रेस होता है। डिस्क की प्रॉब्लम इसको बोलते हैं, तो डिस्क अपने आप से भी रिग्रेस होके नॉर्मल हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है कि नहीं उसके रिग्रेस होने के चांसेस कम है, तो फिर उसमें सर्जिकल ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। Dr. Babu, last question. A lot of people nowadays are suffering from sugar and blood pressure. What are the neurological complications associated with them for which they should be aware of? सो बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर है और शुगर है, आजकल ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो रीज़न हमें पता है, बट हमें न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ों को प्रिकॉशन में ध्यान में रखना चाहिए, क्या हो सकते हैं। तो इसमें शुगर की वजह से सिस्टेमिक न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होता है। एक तो आपका न्यूरोपैथी होता है, मतलब कि नसें आपकी पीछे से सूखना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से ये जो सिम्टम्स मैंने बताया कि आपको पैरों में झिनझिन करने लग जाएगा, जलन जैसे होने लग जाएगा, पिन चुभाने जैसा लगेगा, तो ये हो सकता है। मतलब न्यूरोपैथी के लिए हमें देखना है। दूसरा आपका स्ट्रोक होने का रिस्क रहता है, अगर शुगर है, प्रेशर है, कंट्रोल नहीं है, तो आपको स्ट्रोक होने का रिस्क रहेगा। इसके अलावा अगर कई सारे छोटे छोटे स्ट्रोक भी होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर और शुगर के प्रेजेंस में होते हैं, वो माइक्रो इन्फार्क्ट या स्मॉल वेसल डिजीज बोलते हैं इनको। सो ये सालों से अनकंट्रोल शुगर, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर होने की वजह से वहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रोक बनते बनते वो बड़े स्ट्रोक बन जाते हैं। तो ये बड़े स्ट्रोक एक ज़्यादा एरिया को कवर कर लेते हैं। सो इसको बेसिकली इससे फिर आदमी का जो लेवल है, सोचने का लेवल है, कम हो जाता है, भूलने की समस्या होती है, कुछ बिहेवियर चेंज हो सकता है, कुछ पुरानी याददाश्त जा सकती है, तो समझने की शक्ति कम हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ में उनका काफ़ी ये सारी चीज़ें कम हो सकती है। तो ये स्ट्रोक, न्यूरोपैथी और भूलने की समस्या, ये मेजर चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि ये चीज़ें होने के रिस्क रहते हैं। सो इसका ट्रीटमेंट बेसिकली ये है कि आपका अगर शुगर है तो आपको कंट्रोल होना चाहिए। आप कैसे कंट्रोल कर रहे हैं ये इस पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। कंट्रोल होना चाहिए, दैट्स इट। चाहे डाइट से करें, चाहे मेडिकेशन से करें, चाहे एक्सरसाइज से करें। वैसे ही ब्लड प्रेशर का है, ब्लड प्रेशर को भी आपको कंट्रोल होना चाहिए, चाहे आप अपना नमक कम खा के करें या फिर मेडिसिन खा के करें। मतलब पूरा कंट्रोल में रखना है, एक्चुअली कंट्रोल में रखना ही बेस्ट तरीका है। আমাদের আলোচনা আজকে এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। ডাক্তারবাবু যেসব মূল্যবান তথ্য দিলেন, আশা করছি এ পেয়ে আমরা সত্যি অনেকটা উপকৃত হলাম। ডাক্তারবাবুকে আবার একবার অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এক্সপ্রেস নিউজের পর্দায়। আর দর্শক বন্ধুদের জন্য তো আবার একবার বলতে হয় যে আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর অবশ্যই দেখতে থাকবেন এক্সপ্রেস নিউজ। খবর নাই, খবর দেয়।